गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पहले हमने कुछ नियम पढ़े थे कि किस प्रकार से इस पर टैक्स लगता है। कुछ उसके शर्तें वगैरह थी कि मकान का स्वामी होना चाहिए या मकान भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए और उस पर कौन कौन सी काल्पनिक आय होगी, या मिश्रित किराया होगा तो किस प्रकार कर लगेगा, और विदेश में होगी मकान संपत्ति तो किस प्रकार कर लेगा, और कौन कौन सी मकान संपत्ति की कर मुक्त आय थी, ये हमने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना किस प्रकार की जाएगी। वार्षिक मूल्य का हम लोग इसमें निर्धारण करेंगे। सबसे पहले तो वार्षिक मूल्य का निर्धारण करते समय हमने संपत्ति को निम्नलिखित वर्ग कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ग में उस मकान को रखेंगे जो कि किराए पर उठाई गई हो। उसमें भी ए पार्ट है जो गत वर्ष में कभी भी खाली नहीं रही हो, अर्थात पूरी रूप से पूरे टाइम किराए पर दी गई हो। बी पार्ट है जो कुछ अवधि के लिए अर्थात संपूर्ण वर्ष के लिए खाली रही हो। सेकंड, व्यापारिक रहते के रूप में रखा गया मकान हो। थर्ड, स्वयं के निवास हेतु प्रयोग लाई गई मकान संपत्ति। उसमें भी हम इसके वर्ग लेंगे कि संपूर्ण वर्ष स्वयं के निवास में लाई गई हो। इसमें डी पॉइंट हमने देखा है कि स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई संपत्ति जो करदाता का रोजगार अन्य स्थान पर होने के कारण खाली रहे अथवा वास्तव में स्वयं के निवास के काम नहीं आए। इसमें ई पॉइंट है कुछ अवधि के लिए संपत्ति किराए पर उठाई गई हो तथा कुछ अवधि के लिए स्वयं के निवास में प्रयोग आवे। फोर्थ पॉइंट है ऐसी मकान संपत्ति जिसका कुछ भाग स्वयं के निवास हेतु प्रयोग किया जाए तथा शेष भाग किराए पर उठाया गया हो अथवा व्यापार में प्रयोग किया गया है। फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसी संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा और दूसरे चरण में करदाता द्वारा चुकाए गए स्थानीय करों को घटाकर वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य को ज्ञात किया जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे तो ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आएगी। अब हम लोग सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करते समय हमें अपेक्षित किराए की राशि ज्ञात करनी होगी। अपेक्षित किराए की राशि दो तत्वों पर आधार पर की जाती है। फर्स्ट है मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन और सेकंड है मकान संपत्ति का उचित किराया। इन दोनों में से जो आधिक्य वाली राशि होती है वह अपेक्षित किराया कहलाता है और ये अपेक्षित किराया ही सकल वार्षिक मूल्य होता है। परंतु यदि उस स्थान पर किराया नियंत्रण अधिनियम यदि लागू होता हो तो उपयुक्त प्रकार से हम जो मूल्य ज्ञात करेंगे उसकी तुलना मानक किराए से करेंगे और मानक किराए की राशि से यह अधिक राशि नहीं हो सकती। अब हम लोग अपेक्षित किराए की गणना निम्न प्रकार से करेंगे। हमारे पास होगा सबसे पहले नगरपालिका मूल्य अथवा उचित किराया जो भी दोनों में से अधिक हो, और फिर हम लोग इसकी तुलना करेंगे प्रमाप किराए से। जो भी दोनों में से अधिक होगा उसकी और प्रमाप किराए की आपस में तुलना करेंगे, तो जो दोनों में से कम होगा वह हम लोग अपेक्षित किराया लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। फर्स्ट लेंगे हम नगरपालिका मूल्य और उचित किराया, जो भी दोनों में से अधिक हो वह हम लोग लेंगे, उसकी तुलना हम लोग करेंगे प्रमाप किराए से। प्रमाप किराया और जो मूल्य हमारा ऊपर आया है उसमें से जो दोनों में से कम होगा वह हमारा अपेक्षित किराया होगा। नगरपालिका मूल्यांकन से यहाँ क्या आशय है, आपका जहाँ भी मकान जिस नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है वहाँ नगरपालिका के द्वारा जो भी आपसे वसूल किया जाता है वह नगरपालिका मूल्य कहलाता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नगरपालिका प्राधिकारी शुद्ध नगरपालिका मूल्य निर्धारित करते हैं। ऐसा करते समय नगरपालिका मूल्यांकन में से 10% राशि घटा दी जाती है। आयकर के दृष्टिकोण से ऐसे शुद्ध मूल्य को सकल बनाया जाता है। जैसे 10% घटाने के बाद शुद्ध नगरपालिका मूल्य यदि 27,000 रुपये है तो उस मकान का नगरपालिका मूल्य 27,000 इंटू 100/90 होगा, तो वह 30,000 रुपये निकल कर आएगा।
उचित किराया फेयर रेंट क्या होता है? उचित किराए से आशय ऐसी राशि से है जो ऐसे ही सेम से मकान को यदि किराए पर हम लोग देते हैं तो उससे जो प्राप्त हो सकती थी वह राशि उचित किराया कहलाएगी। यदि किन्हीं दो मकानों की बनावट और स्थिति पूर्णतः एक समान नहीं होती फिर भी एक सीमा तक तुलना करके किसी भी मकान के उचित किराए का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अपेक्षित किराया व उचित किराए में क्या अंतर होगा? धारा 23(1) में सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए अपेक्षित किराया ज्ञात किया जाता है, जबकि उचित किराया एक कारक होता है जिसको भी अपेक्षित किराए के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है। उचित किराया वैसे ही मकानों का प्रचलित किराया है जो नगरपालिका मूल्यांकन से कम भी हो सकता है, जबकि अपेक्षित किराया नगरपालिका मूल्य से कम नहीं हो सकता। उचित किराया मानक किराए से अधिक भी हो सकता है, जबकि अपेक्षित किराया मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता। किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक किराया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि कोई भी मकान मालिक किसी भी संभावित किराएदार से किराया नियंत्रण अधिनियम के द्वारा निर्धारित मानक किराए से अधिक राशि वसूल करने की आशा नहीं कर सकता है। यदि उस स्थान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो तो धारा 23(1)(a) में उल्लिखित सकल वार्षिक मूल्य ऐसे मानक किराए से अधिक नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। संपत्ति ABCD के संबंध में निम्न विवरण दिया गया है। फर्स्ट में म्यूनिसिपल वैल्यू है 90,000, 1,20,000, 90,000 और 1,20,000। ये हमारी 4 प्रकार की संपत्तियाँ हैं। इनका मूल्य म्यूनिसिपल वैल्यू दिया गया है, फेयर रेंट दिया गया है और हमारा स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है। तो प्रत्येक दशा में अपेक्षित किराया हमें ज्ञात करना है। वह इस प्रकार होगा। हम लोग एक टेबल बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम लोग सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो भी दोनों में से अधिक होगा हमें उसमें उसे लेंगे। तो ए में हम लोग देखते हैं कि हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000 था और फेयर रेंट 1,08,000 था। तो दोनों में से जो अधिक है हमने वो लिया है 1,08,000। अब यहाँ स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो हमने नोट एप्लीकेबल लिखा है। अब इन दोनों में से जो कम होगा वह लिया जाएगा, किंतु यहाँ पर नोट एप्लीकेबल है तो इसलिए हम लोग 1,08,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे। अब लोग बी संपत्ति में हम लोग देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,20,000 और फेयर रेंट है 1,44,000। तो इन दोनों में से जो अधिक होगा तो हम लोग 1,44,000 लेंगे। फिर इसकी तुलना हम स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे, वह है 99,000। अब 1,44,000 और 99,000 दोनों में से जो कम होगा वह हम लोग चुनेंगे, तो वह हमारा हो गया 99,000 एक्सपेक्टेड रेंट। इसी तरह हम सी में देखते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो अधिक होगा तो हमने लिया है 90,000। अब हम इसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे 72,000 से। तो दोनों में से जो कम होगा वह हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तो वह होगा 72,000। इसी तरह हमने डी का भी निकाल लिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि यदि किसी मकान संपत्ति या उसे किसी भाग को किराए पर उठाया गया है और वास्तव में प्राप्त किराया उसमें से नए वसूल किराए को घटा दिया जाएगा तो निर्धारित अपेक्षित किराए से यदि अधिक हो तो प्राप्त किराए को ही सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। यदि ऐसी संपत्ति का प्राप्त किराया अपेक्षित किराए से कम हो तो अपेक्षित किराए को ही मकान का सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। नए वसूल किराए से आशय यह होता है कि यदि गत वर्ष में कभी मकान हमने किराए पर उठाया गया है और उसमें से कुछ टाइम के लिए यदि वह मकान का किराया हमें वसूल नहीं हो सका है तो वह किराया न वसूल हो सका कहलाएगा। आयकर नियम की 4 निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हुए वसूल योग्य नहीं रहा है। वह इस प्रकार है। किरायादारी वास्तविक हो, किराया न चुकाने वाले किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो अथवा उससे मकान खाली करवाने की उचित कार्रवाई कर दी गई हो, किराया न चुकाने वाले किराएदार ने करदाता के अन्य किसी मकान को भी अपने अधिकार में नहीं ले रखा है, करदाता ने अत्यधिक किराए की वसूली के लिए किराएदार के विरुद्ध समस्त कार्रवाई कर ली गई है और वह निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास दिला देता है कि कानूनी कार्रवाई का किया जाना अव्यर्थ रहेगा। सकल वार्षिक मूल्य निर्धारण को हम लोग निम्न प्रकार देखते हैं कि प्रथम चरण में तो हम अपेक्षित किराए की गणना करेंगे। यह होगा नगरपालिका मूल्य और उचित किराए दोनों में से जो अधिक होगी और उसकी तुलना की जाएगी मानक किराए से। वह कभी भी मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता। दूसरे चरण में हम प्राप्य किराए की गणना करेंगे। प्राप्य किराए की गणना में जो भी हमारा नया वसूल हुआ किराया होगा वह घटा दिया जाएगा। थर्ड चरण में उपयुक्त दोनों में से जो राशि अधिक होगी
वह सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगी। वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराए की गणना किस प्रकार की जाएगी? गत वर्ष में किराएदार द्वारा देय संपूर्ण जो किराया है वह प्राप्य किराया कहलाता है। यदि किराए की संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई हो तो प्राप्त किराया समान होगा, और यदि किराए की राशि का कुछ भाग बकाया हो तो प्राप्य किराए की राशि का योग एवं बकाया किराए की राशि का योग प्राप्य किराया कहलाएगा। धारा 23(1)(b) के अंतर्गत संपूर्ण प्राप्त किराए की राशि में से न वसूले किराए की राशि को घटा दिया जाएगा। संपूर्ण वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए प्रश्न में दिए गए प्राप्त किराए से वास्तविक किराए की गणना की जाती है, क्योंकि कुछ दशाओं में वास्तविक किराया प्रश्न में दिए गए प्राप्य किराए से भिन्न हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां इस प्रकार है। मिश्रित व संयुक्त किराए की गणना। यदि किराएदार को बिजली, पानी, चौकीदारी आदि की सुविधा भी दी गई है तो यह संयुक्त किराया कहलाएगा। ऐसी दशा में संयुक्त सुविधाओं का मूल्य कम करके शेष राशि वास्तविक किराए की राशि कहलाएगी। मकान मालिक द्वारा किराएदार की यदि किसी दायित्व का भुगतान किया गया है तो ऐसी राशि को घटा देने पर ही वास्तविक किराए की राशि ज्ञात की जाएगी। किराएदार द्वारा मकान मालिक के किसी दायित्व का यदि भुगतान किया गया है तो ऐसी दशा में प्राप्त किराए की राशि में उसे जोड़ दिया जाएगा, परंतु निम्न दशाओं में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। यदि किराएदार द्वारा नगरपालिका करों का यदि भुगतान किया गया है तो प्राप्त किराए में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, चाहे किराएदार ने इसका भुगतान किसी अनुबंध के तहत किया गया हो अथवा नहीं हो। मरम्मत का दायित्व किराएदार ने यदि वहन किया है तब भी उसके प्राप्त किराए में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। और यदि किराएदार द्वारा मकान मालिक को कोई राशि जमा कराई गई है और उसका ब्याज है तो ऐसी दशा में कोई किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स?